कि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूं। लेकिन हाँ, सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटेम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है जहन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे सीआईएसएफ की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे सीएसएस नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री काडर मुझे मिला था। मेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने ज्वाइनिंग एक दिन लेट की थी, 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिजाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियां बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रही थी ऑफिस काम करने में, तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा, फिर रिजाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें ये भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि एक ही जिंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग कर दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता। तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फिलॉसफी में एक दार्शनिक है सार्त्र नाम के, जीन पॉल सार्त्र, बहुत प्रसिद्ध आदमी है। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है, और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है, क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फायदे भी नुकसान भी होते हैं। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूं, और मुझे इतना भी दुख नहीं है कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया। हमें होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुजरे थे वहां, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन में गुजार रहा हूं नौकरी छोड़ने के बाद। ये सच है मेरे बारे में, जो आप जानना चाह रहे थे। अभी भी कोई शक है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और सच बात यह कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप शक करते ही रहे तो मैं क्यों अपनी तबीयत खराब करूंगा ना। आप अगर आपकी रुचि है, आपको शौक है शक करने का। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का रोजगार आजकल ये बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं, और परेशान तो वो है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। बात तो हो रही है कम से कम, तो वही ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप कह देना कि मैंने भी ये कठिन सवाल पूछा था पर इसका जवाब मिल गया। और जो तथ्य मैंने आपको दिए, आप उसकी जांच सीबीआई से करवा सकते हैं। और इन सारे तथ्यों में से एक भी गलत निकले तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं। ठीक है। आपने कहा आप 1.5 साल तक डिप्रेशन के फेज में थे लाइफ में, और सेम टाइम पे आपको लगता था कि आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, राइट? तो वो जो फेज आया लाइफ का कि आप डिप्रेशन में, आप सोचते थे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन से बाहर निकल के आए, तो जाहिर सी बात है जो विचार पहले के रहे होंगे, जो एक आइडियोलॉजी रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। तो वो बदलाव क्या रहे, और मतलब क्यों, मतलब थॉट प्रोसेस जो आया आपका, पूरा इंसिडेंट में कुछ घटनाक्रम जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस यूपीएससी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब इस फेज में जाते हैं, जब फेलियर आ रहा होता है लाइफ में, घर के तमाम मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसा फेज उनकी लाइफ में थोड़ा आता है, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले उससे, कि वो इस तरह की सिचुएशन को ना बच पाए, मतलब इस तरह की सिचुएशन से। मैं डिप्रेशन में तो एग्जैक्टली नहीं गया था, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति उसको कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली डिप्रेशन थोड़ा सा एक बहुत कठिन अवस्था होती है। मैं एंग्जाइटी से थोड़ा आगे की अवस्था में था, और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज होती है, कुछ कुछ वैसा मामला था।
मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियां देखी हैं और मुझे इस बात का मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियां ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। और अगर आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिंदगी में तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएंगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियां दी जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है। मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16+ साल का है और मैं सोचता हूं कि अगर उसको वो सब करना पड़े तो मैं नहीं चाहता कि उसको सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ मेरी स्थितियां ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा और मुझे अब लगता है कि अच्छा होगा। मजे की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है, हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं, तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएं विफलताएं वो सब भी चलती रही, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी, आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है। तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूं, सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूं भी हूं। अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए, उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है, हंसी मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सब से सबको ऐसा लगता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि जिंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं तो समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि मैं उससे पहले बहुत बुरी बुरी स्थितियां झेल चुका था। मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं हुई थी, क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूं, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं है। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए, और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं। चीजें जिंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, आप फाइनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की बचती है। और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूं। तो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहां मैं रहता हूं वहां का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया। वहां मैंने 1.5 साल काम भी किया और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। वो दुष्यंत कुमार ने कहा ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फेज मेरी जिंदगी में आया। मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूं, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भाई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के कि जो भी डिस्कशंस हो आमने सामने हो। उसमें सीधी सी बात है, आलोचनाएं भी खूब होती थी और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था कि इस तरह की हजारों आलोचनाएं, हजारों संदेहों को, आप ठीक काम करें तब भी कोई आप पे आरोप लगा दे, सरेआम आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, चोरी का, डकैती का, आपने पैसा खा लिया, ऐसा आरोप बातचीत में कोई लगा दे। मैं आदी था नहीं उस चीज का, अभ्यस्त नहीं था। टीचर होने का एक बुरा पक्ष ये है कि टीचर क्लासरूम में तानाशाह की तरह होता है, कम से कम भारत में तो होता ही है, और तानाशाह के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो लंबे समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूं, झेलूं,
ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा सा एंग्शियस होने लगा, मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होशो हवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था, पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद संभाला उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने, या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्जाइटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा आप 7 दिन के लिए मोबाइल फोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फोन छोड़ा और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फोन छोड़ना है। पर फोन छोड़ना आसान नहीं था, मेरा सारा काम धंधा उसी पे टिका हुआ था। तो धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूंगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये फेज लंबा चल गया तो आप दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो काफी लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो हवास में अपना इस्तीफा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूं। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूं करता रहूंगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयां छूट गई, उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई उस चीज की। तो ये सिचुएशनल आप कह सकते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन था कि एक खास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा या इसके कुल मिला के टेक अवेज क्या हैं। पहला मैंने ये सीखा कि राजनीतिज्ञों को नफरत की निगाह से देखना ठीक नहीं है, उनको संवेदना की निगाह से देखना चाहिए। अब मुझे पॉलिटिशियंस पे दया आती है, करुणा का भाव आता है, क्योंकि जितना वो झेलते हैं उतना कोई नहीं झेलता है। उन पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, उनका मजाक बनाना सबसे आसान काम है। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी वो सारे व्हाट्सएप देख लें जो उनके बारे में लोग बनाते हैं तो उनका क्या हाल होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इतनी तरह की गलत बातें राजनेताओं के बारे में कही जाती हैं, तो उन राजनेताओं की टीम के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाए, सारी इंफॉर्मेशन ना पहुंचाए। तो पहला जो मेरा मिजाज बदला वो ये कि राजनेता बुरे नहीं है, राजनेता एक बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा पत्थर अपनी छाती पे रखते हैं और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा मैंने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं मन से ठीक नहीं हूं, मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक हो सकता है उड़ाते ना हो पर मन में बनाते हो शायद, वो भी ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार हो सकता है वैसे हमारी चेतना भी बीमार हो सकती है, और चेतना के बीमार होने के बहुत सारे प्रमाण अब तो मेडिकल साइंस के पास है। तो उसके बाद से जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो डिप्रेशन की बात करता है तो मैं बहुत सचेत होकर, बहुत सहृदय होकर उसकी बात सुनने का प्रयास करता हूं। ना सुन पाऊं तो किसी से बात करवाता हूं ताकि उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तीसरी सीख मैंने ये ली कि देखिए जीवन एक ही है और करने को इतनी चीजें हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटी